नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर कल्पना माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत खंड का समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय 2, जिसका नाम है द्विध्रुवीयता का अंत, आज हम इसका भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमने इस अध्याय के भाग 1 में आपको बताया था कि रूस में 1917 में क्रांति हुई थी। उस क्रांति के प्रणेता व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई थी और रूस में एक नई तरह की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस ने पूर्वी यूरोप में जैसे पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी ऐसे देशों में अपनी कम्युनिस्ट सरकारों की स्थापना का अपना लक्ष्य बनाया और परिणाम स्वरूप इन सभी गणराज्यों में कम्युनिस्ट सरकारें बनी। एक तरह से जो सोवियत संघ था वह 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। तो बच्चों, उन 15 गणराज्यों में जो सोवियत व्यवस्था को अपनाया गया था, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे रूसी नेता थे जैसे लेनिन, स्टालिन, इन्होंने समाजवादी व्यवस्था को कायम किया और उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया गया। उद्योग धंधों का विकास हुआ और नागरिकों का जीवन स्तर सुधरा, नागरिकों को काम का अधिकार मिला। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। 1961 में जर्मनी को बांटकर पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी बने और 1989 में यह बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में 12 गणराज्यों ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना की और 3 जो बाल्टिक गणराज्य थे, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये इस संघ में शामिल ना होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। इस आधार पर दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो बच्चों, आज हम इस भाग 2 में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, आइए से जान लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन के कारण एवं परिणाम, शॉक थेरेपी के कार्य एवं परिणाम, पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में संघर्ष व तनाव और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत रूस संबंध। तो आइए जानते हैं, दिसंबर 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उस विघटन के कारण क्या थे। सबसे पहला, गोर्बाचेव की नीतियाँ। गोर्बाचेव की नीति साम्यवाद की विकृतियों और अकुशल नौकरशाहों को सुधारने की थी। इसलिए गोर्बाचेव ने जब पुनर्रचना का अभियान चलाया तो कुछ प्रशासनिक अधिकारियों जो भ्रष्ट और अयोग्य थे, उन्होंने इनका विरोध किया। यही कारण रहा कि धीरे धीरे सोवियत संघ विघटन की ओर बढ़ने लगा। पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस ने पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों का गठन करवाया और उसी के मद्देनज़र सोवियत संघ ने अपनी सोवियत सेनाएं इन क्षेत्रों में तैनात की थीं। लेकिन जब गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने तो उन्होंने सोवियत व्यवस्था में सुधार करना चाहा और उसी के कारण गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप के देशों से अपनी सोवियत सेनाएं हटा लीं। परिणाम क्या निकला कि पोलैंड, हंगरी, रोमानिया आदि में सोवियत संघ का दबदबा
कमज़ोर हो गया और अंततः पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारें गिर गईं। तीसरा कारण था गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं। तो गोर्बाचेव सुधारों के क्रम में उदारता से कार्य करना उन्होंने प्रारंभ किया, जिससे जनता की अपेक्षाएं आवश्यकता से अधिक होने लगीं, जिनको गोर्बाचेव जनता की आशा के अनुरूप कार्य नहीं कर सके और जनता में उनकी छवि धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण ही सोवियत संघ टूट गया। सबसे पहले बाल्टिक गणराज्यों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को बाल्टिक गणराज्य कहा जाता है। इन गणराज्यों ने 1988 और 1990 के बीच अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 1991 में जॉर्जिया ने भी आज़ादी की घोषणा कर दी। साथ ही आर्मीनिया और मालडोविया में भी राष्ट्रीय भावना धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी और इन्हीं गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसलिए इन गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को भी सोवियत संघ के विघटन का कारण माना जाता है। चौथा है सैन्यीकरण। सोवियत संघ के पास प्राकृतिक संसाधनों के अपार भंडार थे, जैसे प्राकृतिक गैस, तेल, लोहा, इस्पात। लेकिन सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा शस्त्रों के निर्माण में लगा दिया। शस्त्रों का निर्माण किस लिए किया गया? क्योंकि सोवियत संघ अमेरिका से आगे निकलना चाहता था। सैन्यीकरण के कारण बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों में भारी कमी होने लगी। बुनियादी चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, मेज़, कुर्सी, टूथब्रश, ये बुनियादी चीज़ों की कमी होने लगी। साथ ही पश्चिमी राष्ट्रों से सोवियत संघ की तुलना सूचना टेक्नोलॉजी और संचार साधनों के विकास का परिणाम यह निकला कि सोवियत नागरिकों को पश्चिमी राष्ट्रों के बारे में सारी जानकारियाँ मिलने लगीं। अभी तक समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न पर सरकार का नियंत्रण था, लेकिन जैसे ही सूचना और टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विकास होने लगा, सोवियत नागरिकों को पश्चिमी राष्ट्रों के बारे में पूरी जानकारियाँ मिलने लगी। साथ ही उनको यह पता चला कि पश्चिमी राष्ट्रों के लोगों का जो जीवन है वह उनसे भी ऊंचा है, जिससे सोवियत नागरिक भी कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार को चुनौती देने लगे। तो ये सब कारण थे सोवियत संघ के विघटन के लिए। आइए अब जानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके क्या परिणाम निकले। तो पहला है एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद दो ध्रुवीयता का भी अंत हो जाता है और विश्व के सामने अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह जाता है, जिसको चुनौती देने वाली कोई शक्ति विश्व में नहीं रहती है। एक तरह से अमेरिकी वर्चस्व का उदय हो जाता है। दूसरा है शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति। तो बच्चों, हमने आपको पहले बताया था कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी दो भागों में बांटा गया था। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और 1989 में उस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। एक तरह से शीत युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा है नए देशों का उदय। तो सोवियत संघ से अलग हुए जो गणराज्य थे वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। साथ ही जो
सोवियत संघ के पतन के बाद नए राज्य जो अस्तित्व में आए, उनके नेताओं को ये आशंका थी कि कहीं रूस दोबारा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित ना करने, इसलिए उन्होंने नाटो में शामिल होना अपनी भलाई समझा। नाटो एक अमेरिकी गुट द्वारा बनाया गया एक सैन्य संगठन है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस सबसे प्रभावशाली क्षेत्र था, इसलिए रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में बढ़ोतरी। तो सोवियत संघ हमेशा से ही पूंजीवाद को कमज़ोर करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाती है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था साम्यवादी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने लगती है। उसी में आपकी आती है शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर उपचार करना। यह पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल था जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किया गया था। अर्थात सोवियत संघ के पतन के बाद रूस, पूर्वी जर्मनी तथा मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। साम्यवादी शासन के खात्मे के बाद रूस में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई। पहले रूस में कृषि भूमि, उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण रहता था, जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था समझा जाता था। लेकिन इन्हीं उद्योग धंधों को अब निजी नियंत्रण में लाया जाना था। एक तरह से रूसी समाज और उसकी अर्थव्यवस्था की काया पलट होनी थी, इसीलिए इसे कहा गया है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के अंतर्गत किए गए कार्य तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सोवियत संघ में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया गया था और राज्य द्वारा यह निर्धारित किया जाता था कि किन चीज़ों का उत्पादन हो, कितना हो और कैसे हो। इन सब चीज़ों का निर्णय सरकार करती थी। लेकिन अब शॉक थेरेपी के कारण इन चीज़ों का परिवर्तन होना था। राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया और सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया। पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी और मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिला कि अब व्यापार कहीं भी किया जा सकता है और उस व्यापार को जैसे भी चाहें आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी उसकी सीमा को बढ़ा दिया गया। इन सभी कार्यों के कारण शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले, आइए जानते हैं। सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना। तो सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां नागरिकों को काम का अधिकार दिया गया था। नागरिकों को बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता मिलती थी। गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा मिलती थी। ये व्यवस्थाएं तब थीं जब सोवियत संघ अस्तित्व में था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद सामाजिक सुरक्षा का यह घेरा अब टूटने लगा। इसलिए गरीबी बेहद बढ़ गई और स्वास्थ्य सेवाएं भी करीब करीब ठप हो गईं। दूसरा था आर्थिक विषमताएं। तो रूस की जो स्थिति थी वह साम्यवादी से पूंजीवाद की ओर लाया जा रहा था
उसके उत्पादन और वितरण के साधनों को निजी हाथों में दिया जा रहा था। एक तरह से नई आर्थिक व्यवस्था को अपनाया गया और इस नई आर्थिक व्यवस्था ने रूस को अमीरों और गरीबों के बीच बांट दिया। पहले सोवियत संघ में जो खेती थी उस पे सरकार का नियंत्रण था, लेकिन अब खेती पूंजीवादी पद्धति से की जाने लगी, जिससे जो कृषि के क्षेत्र में थे निजीकरण के कारण उनका उत्पादन कम हो गया और सोवियत संघ में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया। तो सोवियत संघ को खाद्यान्न का आयात करवाना पड़ा। एक तरह से सोवियत संघ का निर्यात कम हो गया और आयात बढ़ गया। आर्थिक संकट, सरकारी कल कारखानों को निजी क्षेत्र में लाया जाना कोई आसान काम नहीं था। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस में लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों या निजी हाथों को बेच दिया गया और इन उद्योगों और कारखानों की जो बिक्री कीमतें थीं बहुत कम आंकी गईं और इनकी कीमतें बहुत कम होने से इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैरराजशील भी कहा जाता है। मुद्रास्फीति, तो हर देश की अपनी एक मुद्रा होती है। जैसे अपने देश की मुद्रा है रुपया, उसी तरह रूस की मुद्रा कहलाती है रूबल। रूस में मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी कि रूसी मुद्रा जो रूबल थी उसका मूल्य बहुत नीचे आ गया। परिणाम क्या निकला? लोगों की जो जमा पूंजी थी वह भी समाप्त हो गई। लोग बहुत गरीब होने लगे और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो शॉक थेरेपी थी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए बनाया गया जो मॉडल था यह बेहतर तरीका साबित नहीं हुआ। पूंजीवादी सुधार धीरे धीरे किए जाने थे। एक तरह से सभी प्रकार के परिवर्तनों को लोगों पर लादकर उन्हें आघात पहुंचाना उचित नहीं था। तो ये थी आपकी शॉक थेरेपी। फिर जानते हैं पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्यों में संघर्ष और तनाव। तो आप जानते हैं कि सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना एक बहुराष्ट्रीय राज्य था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद इन गणराज्यों में संघर्ष और तनाव उत्पन्न हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद जैसी स्थिति रूस की थी करीब करीब वैसे ही हालात अन्य गणराज्यों में भी थे। जैसे रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान, इन दोनों ही गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। इसी तरह मध्य एशिया में जो ताजिकिस्तान था वह 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। पूर्वी यूरोप की भी यही स्थिति थी। इसमें चेकोस्लोवाकिया भी 2 भागों में बट गया और इससे 2 नए राज्य बने, चेको और स्लोवाकिया। इसी तरह पूर्वी सोवियत संघ से अलग हुए नए स्वतंत्र राज्य एस्टोनिया, लातविया, जॉर्जिया, ये देश भी आज दुनिया में अपनी जगह तलाश रहे हैं। इन सभी गणराज्यों में संघर्ष और तनाव के कुछ कारण भी हैं। जैसे मध्य एशियाई गणराज्यों में विशाल पेट्रोलियम संसाधन हैं और ये पेट्रोलियम संसाधन की आवश्यकता विश्व के अधिकांश देशों में है। इसलिए मध्य एशिया क्षेत्र को अमेरिका ने अपना सैनिक संगठन भी बना लिया है
और अपना प्रभाव इन गणराज्यों में उसने स्थापित कर लिया है। रूस की भी इच्छा थी कि ये सभी गणराज्य उसके प्रभाव में रहें। साथ ही खनिज तेल और इसी प्रकार के संसाधनों की ज़रूरत के कारण चीन का भी प्रवेश इन गणराज्यों में हो गया है, जिसके कारण इन गणराज्यों में तनाव और संघर्ष बना रहता है। आइए देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत रूस संबंध। यहाँ भारत और रूस संबंध इसलिए हमने ऐड किया है, शामिल किया है, क्योंकि सोवियत संघ के गणराज्यों में रूस की स्थिति सबसे अच्छी थी और रूस से हमारे देश के संबंध पहले से ही मधुर थे। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद हमारे देश के संबंध रूस से कैसे हैं, इसे जान लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने जनवरी 1993 में भारत की यात्रा की। वह हमारे देश में आए और यह यात्रा उनकी सोवियत संघ के विघटन के बाद की पहली भारत यात्रा थी। इसमें राष्ट्रपति ने हमारे देश को यह आश्वासन दिया कि रूस भारत की रक्षा ज़रूरतों को पूरा करता रहेगा और इसी को सुरक्षित करने के लिए 1994 में भारत और रूस ने अनेक समझौते भी किए। वे समझौते विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, मतलब पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए, और अंतरिक्ष की खोज से संबंधित समझौते भारत और रूस ने मिलकर किए। तो देखिए बच्चों, कोई भी देश दूसरे देश से संबंध क्यों स्थापित करता है, उसके अनेक उद्देश्य या लक्ष्य हो सकते हैं। तो भारत और रूस, कोई जो देश दूसरे देशों से संबंध रखते हैं उनमें उनका लाभ भी होता है और ये भी हम जानते हैं कि विश्व में जितने भी देश हैं किसी न किसी रूप में एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और सहयोग के आधार पर ही हर देश अपना विकास करता है। तो आइए देखते हैं कि रूस के संबंधों से भारत को क्या लाभ है। कश्मीर के प्रश्न पर रूस ने सदा भारत का पक्ष लिया। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है कि 1947 में भारत से निकलकर पाकिस्तान देश बनाया गया था। इसलिए कश्मीर जो मुद्दा है, इस पर पाकिस्तान भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और भारत भी इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इसलिए जब जब कश्मीर का मुद्दा सामने आया है, हमेशा रूस ने उसका साथ दिया है। साथ ही कश्मीर का मुद्दा जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के पटल पर गया, तभी भी रूस ने हमारे भारत का ही साथ दिया। दूसरी चीज़, भारत और रूस आतंकवाद से संबंधित सभी जानकारियों के आदान प्रदान के लिए तैयार रहते हैं। तो ये आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो हमारे अपने देश की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व इस समस्या से ग्रसित है। इसलिए जब जब आतंकवाद से संबंधित कोई सूचना चाहे भारत को पहले मिले और चाहे रूस को, दोनों ही आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये तो हुआ भारत को लाभ। फिर देखते हैं भारत के संबंधों से रूस को क्या लाभ है। तो भारत रूस से सैनिक साजो सामान और हथियार खरीदता रहा है। लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के लिए खरीदे गए कलपुर्जों से भी रूस को भारी भरकम मुनाफा हुआ है। जो ये लड़ाकू विमान और युद्धपोत हैं, इनकी ज़रूरत
हर देश अपनी सुरक्षा के लिए इन चीज़ों को रखता है, ताकि अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है या कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण करता है, उस समय लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों से हम अपने देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। तो इन चीज़ों के कलपुर्जों से रूस को काफ़ी मुनाफा हुआ है। साथ ही हमारा भारत देश रूस से तेल का भी आयात करवाता है, जिससे इस रूस को भारत की तरफ से मुद्राएं मिलती हैं। ये बात हुई आपकी लाभ की। साथ ही भारत और रूस दोनों देशों में कुछ समानताएं भी हैं। वह कौन कौन सी हैं? दोनों ही देश सह अस्तित्व, स्वतंत्र विदेश नीति, सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। दोनों देश भारत रूस सह अस्तित्व, सह अस्तित्व का मतलब होता है अपना अस्तित्व बचाना, साथ ही दूसरे का अस्तित्व भी बचाना। तो दोनों ही देश एक दूसरे के अस्तित्व को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। स्वतंत्र विदेश नीति, हर देश की अपनी अपनी विदेश नीति होती है। उस विदेश नीति का पालन करते हुए दोनों देश अपने संबंधों को भी बनाए रखते हैं और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का भी पालन करते हैं। सामूहिक सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा, साथ में दूसरे देश की सुरक्षा भी सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, तो दोनों देशों में एक यह भी समानता है कि यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद आता है तो दोनों ही देश चाहते हैं कि उन विवादों को आमने सामने बैठकर वार्ता द्वारा उनका हल निकाला जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अपार जन और धन की हानि हुई थी, इसलिए अनेक देशों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया था जिसे कहा गया संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रारंभिक सदस्य हमारा भारत भी रहा है। तो दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। साथ ही लोकतंत्र में विश्वास, दोनों ही देश लोकतंत्र में भी विश्वास रखते हैं। लोक का अर्थ है जनता, तंत्र का अर्थ है शासन, दोनों ही देश लोकतंत्र में भी विश्वास रखते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने यह देख लिया कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुए, किन कारणों से हुआ और संयुक्त संघ के विघटन के उसके क्या परिणाम निकले। साथ ही शॉक थेरेपी को भी हमने जाना। तो इस अध्याय के आधार पर बच्चों हम आपको अभ्यास कार्य दे रहे हैं। सबसे पहला, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखो। दूसरा, शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के कार्य लिखो और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। और यदि इस अध्याय से संबंधित यदि कोई आपको समस्या उत्पन्न होती है तो आप अपने शिक्षक या शिक्षिका से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।